प्यारे बच्चों, आज हम लोग सेलों के संयोजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सवाल है कि सेलों का संयोजन क्यों किया जाता है, सेलों के संयोजन करने का क्या तात्पर्य है। तो हम लोग सेलों का संयोजन इसलिए करते हैं जब कोई सिंगल सेल रहता है, यानी कि सेल अकेला रहता है, तो यह जो है बहुत कम मात्रा में जो है धारा देता है। और जब कम मात्रा में धारा की जरूरत होती है तो हम लोग एक सेल से ही हम लोग काम चला लेते हैं, काम हमारा हो जाता है। लेकिन जब अधिक धारा की जरूरत हो, जब अधिक धारा की जरूरत हो, ऐसी स्थिति में सेलों को संयोजित किया जाता है। तो सेलों का क्या करते हैं, हम लोग संयोजन करते हैं। इसलिए अधिक धारा की प्राप्ति के लिए सेलों का संयोजन किया जाता है। तो हम लोग का जवाब आ गया, सेलों का संयोजन क्यों करते हैं, अधिक धारा की प्राप्ति के लिए सेलों को संयोजित किया जाता है। तो ये सेलों का संयोजन किया जाता है अधिक धारा की प्राप्ति के लिए। और सेलों का जो संयोग है, सेलों के संयोग को यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। सेलों के संयोग को क्या बोलेंगे हम लोग, बैटरी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सेलों का संयोग बैटरी कहलाता है। यह सेलों का जो संयोजन होता है दो तरह का होता है, श्रेणी क्रम में संयोजन और समानांतर क्रम में संयोजन। आइए हम लोग जो है बारी बारी से जानते हैं। आइए हम लोग श्रेणी क्रम में सेलों का संयोजन करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है सेल लगाया गया है, ये एक सेल है, ये एक अलग सेल है, ये एक अलग सेल है, और सभी सेलों को इस तरह से संयोजित किया गया है। सवाल है कि यह श्रेणी क्रम में ही है, आप कैसे समझेंगे। तो देखिए ये जो बड़ा वाला सिंबल है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, और ऐसा हम लोग मान लेते हैं एन सेल को संयोजित किया गया है। यहाँ पर संयोग में हम लोग करना है। तो देखिए यदि एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल, देख रहे हैं ये माइनस वाला, ये वाला, अगर एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ हो, फिर इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, फिर इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, इस तरह से व्यवस्थित हो, तो हम लोग बोलेंगे कि सेल श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। यहाँ लिख सकते हैं, यदि एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो तो इसे श्रेणी क्रम में संयोजन कहेंगे, संयोजन कहते हैं। और ऐसा ही सारे के साथ होगा। हम लोग यहाँ पर दो ही को लिखे हैं, बाकी सब के साथ भी ऐसी ही स्थिति होगी। तो हम लोग बोलेंगे कि सेल श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। यहाँ लिख सकते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि एन सेल को, दो भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, हम लोग एन से ले, एन सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया, संयोजित किया गया है। और यहाँ पर यह सब क्या है, तो ई का मतलब है सेल का विद्युत वाहक बल, शॉर्ट में यहाँ लिख दिया गया है। आर का मतलब है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। और कैपिटल आर का मतलब है बाह्य प्रतिरोध, ये हो जाएगा बाह्य प्रतिरोध। तो यहाँ देखिए यह जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आर, ये आर, ये आर, यानी कि जितने भी आंतरिक प्रतिरोध है सब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहेगा कोई भी प्रतिरोध, तो हम लोग क्या लिखते हैं, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे सभी आंतरिक प्रतिरोधों का, तो साधारण जोड़ की तरह जोड़ देंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं कुल आंतरिक प्रतिरोध,
आंतरिक प्रतिरोध। तो यहाँ लिख पाएंगे एन आर, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, 4 रहता तो 4 बार आर 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 प्लस सबको करते जाते, लेकिन एन बार है तो हम लोग यहाँ क्या किए हैं, एन से गुना कर देंगे, यानी कि एन आर हो जाएगा। अब उसी तरह से हम लोग सेल का जो ईएमएफ है, प्रत्येक सेल का ईएमएफ समान समान है, तो यहाँ लिखेंगे कुल विद्युत वाहक बल, तो लिख पाएंगे एन ए, तो ये हो गया एन ए। अब परिपथ में कुल प्रतिरोध, एक और प्रतिरोध जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो लिखते हैं परिपथ में कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। तो देखिए ये जितना भी छोटा वाला आर है जो आंतरिक प्रतिरोध है, वह बाह्य प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में ही है, क्योंकि इससे जितनी भी धारा जाएगी इससे भी उतना ही धारा होगा, तो जब समान धारा जाएगा तो सारा श्रेणी क्रम में होगा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कुल प्रतिरोध आर प्लस क्या हो जाएगा, एन आर। तो देखिए हम लोग जो है अब विभवांतर हम लोग निकालेंगे और यह धारा का मान निकालना होगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, तो परिपथ से यहाँ पर प्रवाहित धारा के लिए लिख पाएंगे कुल विद्युत वाहक बल और बटे कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध में आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध दोनों सम्मिलित होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है कुल विद्युत वाहक बल का मतलब ये हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल ये हो जाएगा एन ई, और कुल प्रतिरोध ये हो जाएगा आर प्लस एन आर। तो इसको हम लोग जोड़ दें, इस तरह से परिपथ से कितनी धारा प्रवाहित हुई ये हम लोग मान निकाले, यानी कि आई बराबर एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। यहाँ कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोध, स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध। आइए ये जो धारा की प्राप्ति की गई है, यहाँ से दो विशेष स्थितियां प्राप्त होती है, इन दोनों स्थितियों के बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो देखिए दो विशेष स्थितियां क्या है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं विशेष स्थितियां। देखिए पहला विशेष स्थितियां है, लिख सकते हैं यदि बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध से बहुत अधिक हो, तब अर्थात जो कुल आंतरिक प्रतिरोध है यानी कि स्मॉल एन आर, ये अप्रोक्स टू, इसको क्या मान लेना है, जीरो मान लेना, नगण्य मान लेना है, इसको क्या मानना है, नगण्य, यानी कि जीरो के बराबर कर देंगे। तो धारा के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखे थे यहाँ पर एन ई बाई आर प्लस एन आर। अब यह जो मान है यह जीरो हो जाएगा, तो हम लोग लिख पाएंगे आई बराबर एन ई अपॉन आर। तो देखिए यहाँ पर विशेष स्थितियां से हम लोग को क्या जानकारी मिला, हम लोग को यह जानकारी मिला जब आंतरिक प्रतिरोध का मान, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कमेंट में, अतः जब आंतरिक प्रतिरोधों का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम होता है, तो सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करना चाहिए। इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर एक सेल से धारा इतनी प्राप्ति होगी और यहाँ पर एन से गुना कर दिए हैं, यानी कि जितना सेल हम लोग लगाएंगे सभी सेलों से मिलाकर धारा की प्राप्ति होगी। इसलिए जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो तो सभी सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना सार्थक होगा। आइए दूसरा हम लोग जो है स्थितियां हम लोग देखते हैं। तो दूसरी स्थिति में हम लोग की हो जाएगी
लिख सकते हैं हम लोग दूसरी स्थिति के लिए, जब आंतरिक प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोधों का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक हो, बहुत अधिक हो, पहले वाला का उल्टा हो गया, बहुत अधिक हो तब बाह्य प्रतिरोध को क्या करेंगे हम लोग, नगण्य मान लेंगे। यानी कि अब यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नगण्य हो गया। तब देखिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला हम लोग धारा के लिए लिखे हैं, I बराबर NE/R प्लस NR। तो अब यह तो 0 हो गया, तो हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे I बराबर NE/NR, और N से N कट गया, कैंसिल हो जाएगी, यानी कि I बराबर E/R। तो देखिए इससे हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, तो इससे हम लोग को यह प्राप्त हुआ, यहाँ लिख सकते हैं अतः जब बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोधों की तुलना में बहुत कम हो तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना या संयोजित करना निरर्थक होगा, मतलब कोई लाभ नहीं होगा, निरर्थक होगा। अब सवाल है कैसे निरर्थक होगा, तो निरर्थक इसलिए होगा क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोग क्या मान लिखे हैं, I बराबर E/R, यानी कि एक सेल से उतनी ही धारा मिलेगी, हम लोग को केवल एक ही सेल से धारा मिलेगा, चाहे 50 सेल लगाइए, चाहे 10 सेल लगाइए, चाहे 20 सेल लगाइए, चाहे 1 सेल लगाइए। 20 को सेल लगाइएगा तभी इतना ही धारा मिलेगा, और 1 सेल लगाइएगा तभी उतना ही धारा। तो 20 को सेल क्यों आप लगाएंगे, 10 को सेल क्यों लगाएंगे, जब एक ही से मिलेगा उतना ही धारा हमारा, और 20 से भी उतना ही धारा मिलेगा, तो 20 सेलों को जोड़ने का कोई तात्पर्य नहीं है, कोई लाभ नहीं है। इसलिए क्योंकि जब बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में जब बहुत कम होता है, ऐसी स्थिति में सेलों को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ना बेकार होगा, निरर्थक होगा, कोई लाभ नहीं होगा। तो ये हो गया हम लोग का विशेष स्थितियां। बच्चों पहले हम लोग जो सेलों का संयोजन श्रेणी क्रम में लिए थे, सभी सेलों का ईएमएफ समान था, यानी कि वहां पर ई लिए थे, फिर ई लिए थे, ई लिए थे, सभी सेलों का ईएमएफ एक समान लिए थे। लेकिन अब सेलों का जो ईएमएफ है भिन्न भिन्न है, देख रहे हैं, एक सेल का ईएमएफ E1 है और दूसरे सेल का ईएमएफ E2 है, और आंतरिक प्रतिरोध भी भिन्न है, इसका R1 है, पहले वाले का R1 है और दूसरे वाले का R2 है। तब हम लोग जो है इन सेलों को श्रेणी क्रम में कैसे संयोजित हम लोग करेंगे, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट ले लिए हैं हम लोग, एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम लोग C लिए। आप यहाँ पर एक और पॉइंट मान लीजिए और इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं B। अब इस सेल के दो यानी कि A और B के बीच हम लोग विभवांतर निकालते हैं, यानी कि E1 सेल के बीच टर्मिनल, क्या लिखेंगे, टर्मिनल विभवांतर। तो देखिए टर्मिनल विभवांतर लिखेंगे, यानी कि लिख सकते हैं VAB। एक जनरल फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं टर्मिनल विभवांतर के, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, V=E-IR। इसी फॉर्मूला का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो पहले वाले सेल का बात कर रहे हैं हम लोग, तो पहले वाले सेल के लिखेंगे, तो ये टर्मिनल विभवांतर हम लोग यहाँ पर लिख दिए VAB। तो VAB हो गया और लिखेंगे E1, देख रहे हैं ना, E है तो इसका सेल का ईएमएफ क्या है, E1। अब माइनस I धारा प्रवाहित हो रहा है तो ले लिए हैं I, और आंतरिक प्रतिरोध R1 है, यहाँ लिख दिए हम लोग R1।
उसी तरह से E2 सेल के लिए E2 के लिए टर्मिनल विभवांतर तो लिख पाएंगे हम लोग। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, E2 सेल का एक पॉइंट ये हो जाएगा, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, तो लिख पाएंगे हम लोग VBC। तो फिर इस फार्मूला का यूज करेंगे, तो V के लिए तो हम लोग यह लिख लिए VBC, और E के लिए लिखेंगे हम लोग E2, तो ये लिख दिए E2 माइनस I, और R आंतरिक प्रतिरोध के लिए लिखेंगे R2, तो यह लिख दिए R2। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए A और C के बीच का विभवांतर, यहाँ लिख पाएंगे A और C के बीच टर्मिनल विभवांतर, तो लिख पाएंगे हम लोग VAC। तो यह किसके इक्वल हो जाएगा, तो VAB और प्लस VBC। तो देखिए यह जो मान है आप यहाँ लिखे हैं, इसको लिख देंगे हम, तो हम लोग लिखेंगे तो यहाँ लिख पाएंगे E1 माइनस IR1, और ये प्लस हो जाएगा, फिर लिखेंगे E2 माइनस IR2 हो जाएगा। अब देखिए फिर लिखते हैं VAC, तो देखिए इसको हम लोग ब्रैकेट को हटाएंगे, तो यहाँ लिख पाएंगे E1 माइनस IR1 और प्लस E2 माइनस IR2, तो E1 और E2 के एक साथ, तो लिख दिए E1 प्लस E2, और इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, तो ये माइनस बाहर कर देते हैं, ये आ जाएगा I, देख रहे हैं इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है, तो ये IR1 और प्लस IR2। फिर यहाँ पर लिख सकते हैं VAC, तो लिख पाएंगे E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं R1 प्लस R2, इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। ये हम लोग समीकरण 3 मान लिए। अब देखिए इन दोनों सेलों का, ये जो दो सेल है, इन दोनों सेलों का यहाँ पर हम लोग तुल्य हम लोग विद्युत वाहक बल ले लिए हैं, तो इसको लिख दिए E इक्विवेलेंट। EQ का मतलब हो गया इक्विवेलेंट, यानी कि तुल्य हो गया, तो ये E इक्विवेलेंट हो गया। और आंतरिक प्रतिरोध को भी हम लोग इन दोनों को मिलाकर R लिख दिए, यहाँ पर आप R इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं। अब देखिए जब दोनों सेल मिलकर एक हो जाएगा, तो हम लोग को ये पहला वाला टर्मिनल मिलेगा और लास्ट वाला मिलेगा, तो हम लोग लिख दिए AC। अब यहाँ लिख सकते हैं EQ के बीच टर्मिनल विभवांतर, ये C है बच्चों, ये C है, के बीच का विभवांतर निकालेंगे, तो लिख पाएंगे VAC, और बराबर यहाँ हो जाएगा, इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, तो लिखेंगे E माइनस, केवल E भी लिख सकते हैं हम लोग, ये इक्विवेलेंट की जगह हम लोग E लिख दिए, तो ये हो गया E माइनस IR, या आप यहाँ पर शॉर्ट में छोटा और यहाँ पर इक्विवेलेंट भी लिख दिए। ये हो गया इक्वेशन हम लोग का 4। इक्वेशन 3 और 4 को आप देखिएगा, तो LHS इक्वल है, तो RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, तो समीकरण 3 और 4 से तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, या हम लोग जो है ये जो विभवांतर है, ये विभवांतर इसके इक्वल हो जाएगा बाह्य प्रतिरोध के, तो बाह्य प्रतिरोध के साथ भी यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, तो VAC बराबर क्या लिख पाएंगे IR, तो IR भी यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं, तो आप रखेंगे तो यहाँ देखिए हम लोग रखते हैं, तो लिख पाएंगे यहाँ पर IR और बराबर, देखिए ये इक्विवेलेंट आया है, आप यह भी लिख सकते हैं या आप यह भी लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए आप, तो यहाँ पर लिख पाएंगे E1 प्लस E2 और ब्रैकेट दे दिए माइनस IR1 प्लस R2। अब ये पूरा वाला जो पर्सन है इसको उधर लेके चले जाते हैं, तो ले जाएंगे तो I कॉमन हो जाएगा, ये I और ये I कॉमन हो जाएगा, और R प्लस R2, R1 प्लस R2, और इधर हो जाएगा E1 प्लस E2, तो धारा का मान निकालेंगे तो I बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2। तो इस तरह से हम लोग
जब अलग अलग विद्युत वाहक बल का मान होता है तो परिपथ से कितनी धारा प्रवाहित होगी उसका यहाँ पर हम लोग मान इस फॉर्मूला के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों, आप लोग को एक बात ध्यान में रखनी है, यदि देखिए यहाँ पर नोट करके बतलाया जा रहा है, यदि सेल एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तब, तो देखिए एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा तब। विपरीत दिशा बोलने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि यह एक सेल ले लिए और एक सेल यह ले लिए और ये बाह्य प्रतिरोध हो गया और ये टर्मिनल मान लीजिए ए और ये मान लेते हैं हम लोग सी, पहले की तरह ये E1, ये E2, ये R1 और ये R2। देखिए पहले देखिए यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, अब देखिए क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया है नेगेटिव पॉजिटिव, देख रहे हैं ना। तो इसी को बोले हम लोग भी, इससे धारा बहेगा इधर, इससे धारा बहेगा इधर और इससे धारा बहेगा इधर। मान लीजिए E1 ग्रेटर देन E2 है, तब धारा फाइनली हम लोग का बहेगा इधर, E1 ग्रेटर देन E2 है। ऐसी स्थिति में इससे कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो हम लोग फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं I बराबर E1 माइनस E2 और अपॉन बाई R प्लस R1 प्लस R2। ये R1 R2 दोनों सेलों का आंतरिक प्रतिरोध है और ये कैपिटल R जो है ये बाह्य प्रतिरोध है। तो जब विपरीत दिशा में जो है सेल जुड़े हुए रहते हैं तो परिपथ से कितनी धारा प्रवाहित होती है ये लिखते हैं। और जब एक ही तरह से सेल जुड़े रहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो धारा के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखे थे E1 प्लस E2 बाई R प्लस R1 प्लस R2। तो आपको इस बात का ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है क्योंकि विपरीत दिशा में यहाँ पर सेलों को हम लोग जोड़े हैं। तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि सेल को किस तरह से जोड़ा गया है।